सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। सेकेंड ईयर का कोड है BHDLA 138, जो कि हमारा अब तक हमने इसमें 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं। या आज हम 7 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। 7 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा 7 चैप्टर का जो नाम है डायरी, मोहन राकेश की डायरी, यानी कि लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश। इनके द्वारा एक डायरी लिखी गई है, उनके बारे में ही पढ़ेंगे। देखो, जैसे कि हम डायरी अपने लाइफ से रिलेटेड लिखेंगे। डायरी क्या होता है? पर्टिकुलर आप डेली लाइफ में लिखने वाले एक कला, एक साहित्य जो होता है, जिसमें आप अपनी महत्वपूर्ण पूरे दिन की बातों को लिखते हैं। डेली, डे टू डे आप डेट वाइज लिखते हैं, वो हमारी डायरी कहलाती है। ठीक है, सिंपल हो गए। अब इसके अंतर्गत मोहन राकेश की डायरी में हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी हमारे प्रीवियस चैप्टर हैं, उन सारे चैप्टर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लोग डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं उन सभी लिंक पे। ठीक है, उसके अनुसार एक सेकंड उसके अनुसार अपने टॉपिक्स को आप कवर अप कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑफ थिंग कि उन सभी चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो, उन सभी स्टार्टिंग चैप्टर से पढ़ते-पढ़ते आकर ही आप अपने इस चैप्टर को कवर अप कर पाते हैं। क्योंकि कि जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि हम एक रूफ पे चढ़ने के लिए भी पर्टिकुलर एक-एक स्टेप का वो लेते हैं, तभी हम अपने रूफ पे चढ़ पाते हैं, अन्यथा हम कहीं न कहीं असफल हो जाते हैं। ठीक है? तो उस सारे टॉपिक्स, सारे चैप्टर का मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप लोग डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो? अब हमारा आ जाता है, हमारा जो है चैप्टर नंबर 7 का हम उद्देश्य पढ़ लेते हैं। 7.0 उद्देश्य। देखो, उद्देश्य क्या होता है? जो हम डायरी लिखते हैं ना, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है? मोहन राकेश ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का डायरी नामक व्यवस्था का, साहित्य का इस्तेमाल किया, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को समाज के प्रति और तथा अपने बोल सकते हैं अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक सहारा ढूंढा। कई बार होता है कि मनुष्य दुखी होता है, लेकिन अपनी पीड़ाओं का जो दुख है दूसरों के सामने व्यक्त करने में उसे हिचकिचाहट होती है। तो इसीलिए हम डायरी का सहारा लेते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, वही हमारा उद्देश्य कहलाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रस्तावना। 7.1 प्रस्तावना। देखो, प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना ऐसा हमारा मार्मिक तरीका है, जिसके अंतर्गत हम अपने बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं। जैसे कि प्रस्तावना की बात की जाए तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, भाई इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों से पूछा तो कि आप लोगों का नाम क्या है, तो आप लोगों का बोल सकते हो कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, लाइक डेट, ऐसा पूछ दिया। तो वही है, आप लोग बोलोगे कि मेरा नाम सर ये है, मैं इस कक्षा में पढ़ती हूँ और इस क्लास से बिलोंग करती थी, इस क्लास में हूँ, या फिर इस एरिया से बिलोंग करती हूँ, एनीथिंग एल्स। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक उसी प्रकार से प्रस्तावना एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कि भाई उस चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। तो हम इस चैप्टर में मोहन राकेश की व्यवस्था के रूप में, खंड के रूप में उनकी भावनाओं को व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मोहन राकेश ने समाज में जो कृतियां थी, समाज में जो बुराइयां थी, समाज में चल रहे जो अधर्म व्यवस्था था, उस पर व्यंग करते हुए अपनी भावनाओं का व्यवस्थित स्वरूप से लिखने का प्रयास किया है। वो हमारे एक नाटक के रूप में, एक साहित्य के रूप में मोहन राकेश ने अपनी डायरी के रूप में हमारे सामने अपने तर्क को रखने का प्रयास किया। ये आपका प्रस्तावना है। क्लियर हुआ? हम बात कर लेते हैं 7.2। 7.2 में हम डायरी एक साहित्य विधा। जो डायरी होता है एक साहित्य के रूप में होता है। अब देखो, साहित्य क्या होता है? साहित्य विधा के रूप में, जिसमें हम अपनी आत्मव्यवस्था के रूप में, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी व्यवस्थाओं के माध्यम से एक लेखक है, स्वयं अपने बारे में लिखता है, अपने दिनचर्या के बारे में लिखता है, अपने व्यवस्था के बारे में लिखता है। अब जैसे डायरी कोई लिखता है, कोई बहुत से बच्चे होते हैं, उनको डायरी लिखने का शौक होता है। भाई, लेखक वही कहलाएगा ना जो डायरी लिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि आत्मकथा, यानी कि बोल सकते हो कि जो है आत्म व्यवस्था के रूप में लिखा गया एक स्वरूप, जिसके माध्यम से हम अपनी अच्छाई बुराई तथा अपने बोल सकते हैं जीवन के उस भाग के महत्वपूर्ण पलों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने भावनाओं को दूसरे के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं।
कई बार देखते हैं कि जैसे कि मान लो कि आप लोगों ने देखा होगा, जो आर्मी होते हैं, जो नौजवान हो जाते होते हैं, जो सैनिक होते हैं, भाई अपने पेरेंट्स से, अपने बोल सकते हो कि फैमिली से कितने सालों तक दूर रहते हैं। तो वो भाई अपनी भावनाओं को पर्टिकुलर रोज व्यक्त नहीं कर पाते, उन्हें बात करने की भी इजाजत नहीं होती। वो इस क्षेत्र में रहते हैं कि भाई टेलीफोन सुविधा भी नहीं होता, तो भाई बात नहीं कर पाते। लेकिन अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो क्या करते हैं, डायरी का सहारा लेते हैं, जिसके माध्यम से अपनी भावनाओं को उस डायरी के पन्नों पे उजागर करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम हो पाते हैं और अपने दिलों को हल्का कर पाते हैं। ठीक है? तो ये हमारा साहित्य विधा के रूप में देख सकते हैं कि डायरी जो है एक साहित्य व्यवस्था है, जिसके तहत आधुनिक काल में बात की जाए, डायरी हर एक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप में लिखने का प्रयास, और वास्तविक रूप में देखा जाए तो डायरी के माध्यम से हम अपने भावनाओं को व्यवस्थित रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत अगर साहित्य की बात की जाए तो साहित्य हमारे अलग अलग प्रकार के रूप में हो सकता है। डायरी के रूप में हो गया, पत्र के रूप में होगा, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, ये क्या है, हमारे साहित्य है। तो डायरी है एक साहित्य का स्वरूप है। ठीक है? जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि लेखक जो है अपने जीवन की घटनाओं, अपने जीवन की खुशहाल तथा अपने जीवन के प्रतिदिन अवस्था के बारे में लिखकर अपने भावनाओं को अपने डायरी के पन्नों पे उजागर करने का लेखक के द्वारा प्रयास किया गया एक व्यवस्था स्वरूप है। क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है, तो हम तक यहाँ तक देखिए कि जो डायरी होता है एक व्यक्ति का ना अपने खुद के घटनाएँ, उसकी घटनाओं का बात की जाए तो उसके खुशहाली से भरपूर होगा, दुखों से भरपूर होगा, या फिर बोल सकते हो कि करुणा करुणा से भरपूर होगा, सॉरी, या फिर बोल सकते हो कि प्यार से भरपूर होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि मैंने पूरे दिन में अभी तक अभी क्या किया, पूरे दिन का लेके अब तक मैंने डायरी लिख दिया, वो हमारा डायरी का व्यवस्थित स्वरूप है। जिसमें हम लिखने वाले व्यक्ति जो है वो प्रतिदिन की बातों को लिखकर अपने पन्नों पे उजागर करता है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, व्यक्त मतलब एक्सप्लेन करने की प्रस्तुत करता है। ठीक है? जिसमें आपका गलत भी सही भी, आपका अलग अलग संबंध, लेखक क्रिया तथा बोल सकते हो उसकी अपनी दृष्टिकोण, वो खुद ही उसमें प्रश्न पूछता है, खुद ही उसमें सवाल जवाब का तर्क वितर्क करता है। तो डायरी जो है निजी लेखन क्रिया के लिए जाना जाता है। निजी लेखन क्रिया के लिए मतलब ये दूसरे के लिए नहीं लिखते, इसमें हम स्वयं यानी कि निजी यानी कि स्वयं के बारे में लिखने की स्थिति देखते हैं, वो हमारा डायरी कहलाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है 7.3, डायरी और अन्य विधाएं। देखो, डायरी और अन्य विधाएं कहने को तो हम ये अपने डायरी को साधारण शब्दों में लिखते हैं ताकि हमें खुद को समझ में आ जाए, और कई बार हम अपने डायरी को अपने जीवन के अंतिम क्षण के रूप में लिखते हैं ताकि हमारे जो है, हमारे बोल सकते हो खानदान हो गया, या फिर बोल सकते हो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, वो उन पन्नों को पढ़कर समझे कि इसमें क्या रहस्य छुपा है। ठीक है? तो कई बार जो डायरी होता है रहस्यमयी भावनाओं के रूप में लिखा जाता है, जिसमें हम कोई बातें छुपाकर सीक्रेटली रखते हैं, और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए वो बातें होती हैं, जैसे कि बात कर ली जाए हमारे जमींदार से रिलेटेड, जो हमारे जमीन जायदाद से रिलेटेड, इन सभी व्यवस्थाओं के रूप में, या फिर कई बार हमें बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा पाप हो जाता है, तो उस पाप को हम दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन अंतिम पलों में उस पाप को हम अपनी बातों को रख पाते हैं कि मेरे से एक बड़ी गलती हो रखा था। तो इस तरीके से हम डायरी को देख सकते हैं कि एक व्यवहारिक जीवन को प्रस्तुत करने का एक साधन है, जिसमें एक व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने में बिना हिचकिचाए अपनी बातों को प्रकट कर पाता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है 7.3.1, डायरी और आत्मकथा। अब इसमें बता रहा है कि भाई डायरी और आत्मकथा क्या होता है। देखो, आत्मकथा होता है स्वयं के बारे में लिखना, यानी कि स्वयं की जिंदगी के बारे में लिखना। तो इसमें क्या होता है ना, सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए, डायरी क्या है, प्रतिदिन लिखने वाला एक स्वभाव है। डायरी और आत्मकथा दोनों में सिमिलरिटी क्या होता है, डायरी जो होता है वो क्या होता है, ज्यादातर स्वयं के जिंदगी के बारे में लिखता है। ठीक है? यानी कि स्वयं के लेखक जो है वो स्वयं के बारे में लिखता है, और आत्मकथा भी स्वयं के बारे में ही लिखा जाता है। दोनों में सिमिलरिटी यही है।
लेकिन इन दोनों में डिफरेंट की बात कर ली जाए तो आत्मकथा होता है स्वयं की कथा कहना, यानी कि बोल सकते हो स्वयं के उस जीवन घटना के बारे में बताना, पूरी घटना के बारे में, जिसके तहत उसके व्यक्ति के रूप में वो दुखों का भी सहारा हो सकता है, चाहे आपका बोल सकते हो कि आपका खुशियों का भी महत्वपूर्ण व्यवस्था हो सकता है, ठीक है। तो वह आपका क्या है, इसमें आत्मकथा में हम अपने दुखों के बारे में कि हमने कौन कौन से दुख प्रस्तुत किए, हमने कौन कौन से दुखों का सामना किया, ये सारी बातें जो है आपका डायरी के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक आप बोल सकते हो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है पांचवा चैप्टर आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो आत्मकथा जूठन आप लोगों ने पढ़ा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का किस तरीके से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा था कि किस तरीके से वो भाई जूठा खाया करते थे, किस तरीके से उन्हें खाने की भी मतलब बोल सकते हो कि चूड़े चमार या फिर बोल सकते हो कि जो उन्हें बच्चे चिढ़ाया करते थे, किस तरीके से उनके हेडमास्टर स्कूल में ग्राउंड की साफ सफाई करवाया करते थे, अछूत कह के चूल्हे का बच्चा बोल के चिढ़ाया करते थे। ये सारी बातें वो आत्मकथा के रूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने दुखों के रूप में प्रस्तुत किया, तो वो हमारा आत्मकथा है। आत्मकथा वो भी हो सकता है, मान लो कि कोई व्यक्ति है अपने जीवन में सफल हो गया, भाई सफल हुआ, बहुत बड़ा पद पे विराजमान हो गया, आईएएस बन गया, तो भाई उसने लिखा कि भाई हम मेरे जीवन में भाई कैसे सहारा बने, कौन कौन पॉइंट मेरे को लेके आगे बढ़ने का कारण बना, तो वो आत्मकथा है। लेकिन डायरी क्या है, प्रतिदिन लिखने वाली एक कहानी का स्वरूप है, जिसमें हम अपने पन्नों पर प्रतिदिन का जिस तरीके से हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड मेंटेन करने के रूप में हम अपने व्यवस्थाओं का जो है रोज उजागर करते हैं कि हम अपने जीवन में आज क्या किए, अपनी व्यवस्थाओं के रूप में हमारा आज का दिन कैसा रहा, ये सारी बातें लिखते हैं। डायरी जो होता है प्रतिदिन एक दिनांक के अनुसार लिखने का व्यवस्थित स्वरूप होता है, जिसके तहत हम डायरी को प्रतिदिन लिखने के रूप में देखते हैं। लेकिन आत्मकथा जो होता है बीती हुई घटनाओं का, जो जीवन में बीत चुका है उस घटनाओं का जिक्र होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो लेखक होता है अपनी खुद की कथा स्वरूप जो दुखों का पल है, चाहे सुखों का पल है, चाहे उसके जीवन में खुशहालियों का पल है, उन खुशहाली पलों का उजागर करने की व्यवस्था अपनाता है। तो इसमें बीती हुई बातें होती है जो पास्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, लेकिन जो डायरी होता है जिसमें हम प्रतिदिन अवस्था अनुसार अपने व्यवस्थाओं को लिखने का प्रयास करते हैं, जो उसके जीवन में घटित होता रहता है प्रतिदिन। क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 7.3.2 डायरी और संस्मरण। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हम सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो हम डायरी और संस्मरण की बात, संस्मरण क्या होता है, किसी की यादों में लिखा गया एक व्यवस्थित किसी घटना के रूप में लिखा गया व्यवस्थित स्वरूप, जिसमें हम यादें जुड़ी होती है, मतलब कुछ मतलब लेखन अपने यादों का अपनाकर अपनी बातों को लिखता है, वो संस्मरण कहलाता है। लेकिन डायरी जो है व्यक्ति का जो प्रतिरूप बोल सक बोल सकते हो कि इसमें हम किसी को याद करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भाई वो रोज़ हमसे मिले, रोज़ हम हमारे पास आए। भाई संस्मरण जो होता है, किसी के व्यवस्था के रूप में, किसी विषय के रूप में क्या कोई घटना याद करते हुए लिखा जाए, वो हमारा संस्मरण कहलाता है। लेकिन संस्मरण का उद्देश्य ही क्या होता है, सिंपल सा लैंग्वेज क्या है, समाज में या फिर जीवन से संबंधित कोई यादें होती है, उन यादों को ताज़ा करने के लिए भाई याद किया जाता है। संस्मरण शब्द को समझो ना, संस्मरण यानी कि संस का मतलब होता है याद, ठीक है। और डायरी जो होता है प्रतिदिन लिखने वाले एक स्वरूप, संस्मरण में जो लेखन होता है वो व्यक्ति के बारे में तथा उसके व्यक्ति से जीवन घटनाओं के बारे में याद की हुई व्यवस्था स्वरूप होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए तथा अपने भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए क्या है, उन संस्मरण के रूप में उन विषयों को उजागर करता है जो उसके जीवन में कुछ खुशहाली या फिर दुखों की यादें होती हैं, या फिर कोई व्यक्ति उसके जीवन में अनमोल है उसके रूप में लिखा गया, वो हमारा संस्मरण कहलाता है। जैसे मान लो कि कई लेखक होते हैं, वो अपने प्रेमिका के रूप में लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल मीराबाई थी, ठीक है। मीरा ने जिस तरीके से सिंपल सा लैंग्वेज, मीरा ने जिस तरीके से
कृष्ण जी को बारे में लिखा, तो वो उनसे प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। ठीक है, तो भाई उनकी यादों में क्या है, वो लेख लिखा करती थी, तो उनका एक संस्मरण के रूप में है। ठीक है, संस्मरण किसी की यादों में कोई विषय के रूप में लिखा गया हो, किसी के यादों में लिखा गया लेख होता है, वो हमारा संस्मरण कहलाता है। लेकिन डायरी क्या होता है, किसी के घटना के रूप में जो प्रतिदिन हमारे जीवन से संबंधित होता है, तो वो हमारा लिखन स्वरूप की उपस्थिति को कहता है डायरी। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है 7.3.3, डायरी और यात्रा वृतांत। देखो यात्रा वृतांत क्या होता है, लेखक किसी स्थान की यात्रा करता है। मान लो कि भाई कि कोई लेखक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए, या फिर बोल सकते हो कि महादेवी वर्मा हो गए, प्रेमचंद हो गए, बोल सकते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। ठीक है, ये जितने भी हैं आपके बोल सकते हैं लेखक हैं, तो भाई इन्होंने किसी स्थान की यात्रा की। मान लो कि भारत से दुबई की यात्रा की इन्होंने, भाई देखा कि भारत से दुबई जाने में इनको कितना समय लगा, कौन कौन से दृश्य इन्होंने देखा, दुबई में जहाँ पर स्टे किया वहाँ पे उन्होंने क्या क्या मतलब सीनरी देखा, क्या क्या दृश्य दिया देखा, उन सभी दृश्यों का क्या है ना, एक यात्रा वृतांत के रूप में, एक याद के रूप में लिखते हैं। यानी कि यात्रा वृतांत का तात्पर्य यह है कि लेखक किसी स्थान की यात्रा करते समय उन सभी बातों को अपने नैन में बसाकर जिस तरीके से उसे अपने पन्नों पे उजागर करता है कि उसने उस यात्रा के दौरान क्या क्या अनुभव किया, किस तरीके से प्राकृतिक की सौंदर्यता थी, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ के बात करने का तरीका कैसा था, इन सभी व्यवस्थाओं का, होटल कैसा था, होटल में कितने दिन स्टे किया, खान पान व्यवस्था क्या था, वहाँ पे बोली विचार के लोग कैसे थे, इन सभी बातों को लिखने का जो तरीका होता है उसे ही यात्रा वृतांत कहा जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे डायरी क्या है, डायरी जो प्रतिदिन लिखी जाती है, ये क्या है, हमें कंपेयर करवा रहा है कि डायरी और यात्रा वृतांत में क्या है। तो यात्रा वृतांत लेखक के द्वारा किया गया किसी भी स्थान स्थान की यात्रा, जिसके माध्यम से लेखक अपने यात्रा के दौरान जो जो बातों का अनुभव करता है, वहाँ की खान पान, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ पे पहनावा, वहाँ के लोगों का, उन सभी के बारे में लिखकर अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, वही हमारा यात्रा वृतांत कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आप भी बहुत से क्षेत्रों में जाते होगे, तो आप लोग सेल्फी वगैरह लेके आते हो, आप लोग लिखते नहीं हो, लेकिन जानते हो वो आप लोग कहीं ना कहीं वो लिखने का अनुसार ना करके आप लोग सेल्फी के अनुसार यात्रा वृतांत को पूरा कर लेते हो। जानते हो क्यों? क्योंकि आप लोग मान लो कि इस क्षेत्र में गए, वहाँ के लोगों का, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस का फोटो कैच करते हो, वहाँ के एरिया का सीनरी कैच करके लेके आते हो, और अपने दोस्तों को उस फोटो के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हो। अरे देख ना कितना सुंदर सीनरी है ना, और देख यहाँ के लोग ऐसे ड्रेस पहनते थे। करते हो ना सभी लोग? करते हो नहीं करते? तो आप लोग अपने सेल्फी के अनुसार यात्रा वृतांत करते हो। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब हमारा आ जाता है, जो कि ये हमारा 7.3.3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा आ जाता है 7.4। 7.4 की बात कर ली जाए, मोहन राकेश की डायरी का पठन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक डायरी है जिसके अंतर्गत मोहन राकेश अपने अपनी अब डायरी प्रतिदिन डेट के अनुसार शुरू करते हैं। तो ये जालंधर, जालंधर एक क्षेत्र का नाम है, जो कि 26/1/58 को लिखा गया है। यानी कि 26 जनवरी 1958 के रूप में लिखा गया। ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो इन्होंने अपने 2 दिनों का व्यक्त किया है, टाइम पीरियड का व्यक्त किया है। एक 26 जनवरी 1958 का, और 27 जनवरी 1958 का। तो यहाँ पे जालंधर का यह एक यात्रा के रूप में यहाँ पे व्यक्त किया है कि किस तरीके से वो अपने घर की यादों को, मिठास को, अपनी घर के व्यवस्थाओं का याद करते हुए, अपने घर का उस भावनाओं का प्रस्तुत करते हुए अपने घर के प्यार को याद कर रहे हैं कि उनका परिवार कैसा उनका मतलब ख्याल रखता है, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, एक फैमिली कैसे मतलब उनके ओठों पे हर समय मुस्कुराहट रहता है। तो ये सारी बातें अपने पन्नों पे लिखते हैं। ठीक है, जिसमें उनके आशा रहता है कि उनका जो बोल सकते हैं कि उनको आशा लगता है कि अपने परिवार के बंधनों और दायित्वों से वो बेशक दूर हैं। ये किस लिए लिख रहे हैं? क्योंकि भाई इनके परिवार इनके पास नहीं है। ठीक है, तो अपनी आशा के अनुसार वो अपने पूरा जो घर है उनको किस तरीके से याद कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी बातों को
वीरानगी से रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वीरानगी का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है। लिखने और पढ़ने के साथ साथ अपने मित्र के साथ बोल सकते हैं कि बैठने उठने उन सभी बातों को तर्क वितर्क करते हुए अपनी भावनाओं को, उनके पास मित्र ना होते हुए भी अपने एक मित्र के रूप में डायरी को लिख रहे हैं, जिसके तहत अपने कितनी साहसी व्यवस्था के रूप में और अपने आसपास के वातावरण के रूप में और आत्मीयता, आत्मीयता का मतलब होता है कि उनकी जो आत्मा है अपने परिवार को कैसे याद कर रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने डायरी के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने भावनाओं को 26 जनवरी 1958 में प्रस्तुत किया। और उसके बाद एक और डायरी मतलब अगले दिन लिखा, एक और पत्र। अब एक और पत्र के रूप में यहाँ पे वीणा, वीणा की बात कर ली जाए तो दोपहर जिस जिस तरीके से वो घर लेटकर बॉक्स में देखा कि उन्होंने पत्र देखा, सड़क में चलते चलते उन्होंने उस पत्र को पढ़ते हुए भी देखा कि उस पत्र पे देखा गया कि उनका सारा शहर घूम लिया। और अपने पत्र में देखा जाए कि उन्होंने तर्क रखा कि मतलब एक जो पत्र होता है कि एक पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक परिवार का जो घर चलाने का जो जिम्मेदारी है एक व्यक्ति को अगर एक स्थान पर स्थिर कर देता है तो उसे घूमना फिरना अपने परिवार का भी त्याग करने में मतलब बाधित कर देता है। तो इस तरीके से अपने दुखों का व्यक्त करते हुए पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने तर्क वितर्क रखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो बात बोलते हैं कि मैं अपने घर वापस जाऊँगा और अपने बच्चों के पास ज़रूर आऊँगा। ये बात रहते रखते हुए अपने भावनाओं को डायरी में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बोल सकते हो कि ये डायरी जो है आपका मोहन राकेश का कुछ ख़ास नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूँ, ठीक है। तो मोहन राकेश की जो डायरी होती है इसे आप सार के रूप में पढ़ लो, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा आ जाता है 7.5 डायरी का सार। देखो डायरी का सार जो है आपको बता रहा है, ये डायरी मोहन राकेश के द्वारा जालंधर में रहते हुए 26 जनवरी 1958 में लिखा गया था और 27 जनवरी 1997 के दिन लिखी गई थी। जिसके तहत इसकी बात बोली जाए तो इसमें क्या है ना, इन्होंने अपने कामना के अनुसार, कामना यानी कि उनके मन और अपने स्नेह व्यवस्था के अनुसार घरेलू बंधन से जो है दूर जाने के रूप में उन्होंने कैसे घरेलू बंधन से कोई हमें दूर जाता है, यानी कि बोल सकते हो काम के लिए भाई लड़के जाते ही है ना भाई जॉब करने के लिए, मतलब व्यवसाय करने के लिए। तो भाई कैसे वो घरेलू बंधनों से दूर रहने में मतलब विवश हो जाते हैं, ठीक है। किस तरीके से वो अपने काम को लेके खालीपन उन्हें परेशान करने लगता है, उनके मतलब घर परिवार की याद आने लगती है। तो जो डायरी का सार है ठीक उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर जो मोहन राकेश जो थे अपने घर परिवार के बंधनों से मतलब व्यवसाय के कारण दूर रहने लगे, जिसके कारण क्या है उन्हें खालीपन अंदर से अंदर मारने लगा, ठीक है। जिसके कारण उन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरी लिखने का सहारा लिया, जिसके माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं, क्योंकि भाई भावना व्यक्त करने के लिए कोई था नहीं उनके पास, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने डायरी का सहारा लिया। तब जाके जिस तरीके से उन्होंने 26 जनवरी 1958 में पहली बार डायरी का पत्र लिखा, उसके बाद अगले दिन 1958 में 27 जनवरी को डायरी का जो है लेखन ने वीणा को लिखा कि भाई वीणा जो पत्र है उस रूप में लिखते हुए अपने भावनाओं को व्यक्त किया कि जो मानव है अपने बातों को सामने प्रकट करने के लिए भाई सामने वाले के पास कोई इंसान होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि भाई हम अपने बातों को तो कहना चाहते हैं, आप लोग देखते हो कई बार हम अपनी बातों को तो रखना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता, समझने वाला नहीं होता, तो हम अपनी बातों को अंदर ही दबा लेते हैं, अपनी बातों को अंदर ही समेट लेते हैं, ठीक है। तो मोहन राकेश अपनी भावनाओं को भी ऐसी अंदर समेटने के प्रयास में करते हैं, लेकिन उनका जो अकेलापन उन्हें अंदर अंदर खाने लगता है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने डायरी लिखने का प्रयास किया था। और ये रियल है, जो डायरी लिखते हैं ना ज़्यादातर क्या होता है कि उनके जीवन में या तो दुखों का सामना होता है या फिर किसी व्यक्ति को अपने जीवन का हर डे लिखने का शौक हो, ठीक है। लेकिन जो डायरी लिखा जाता है वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, ठीक है। तो डायरी की अगर विशेषता बात कर ली जाए 7.6 डायरी की विशेषता, डायरी की विशेषता जो है सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन के अंदर अंदर में लिखी गई अपने जीवन की सभी घटनाओं का जो मुख्य रूप में जो प्रतिदिन उसके जीवन में घटित हो रहा है वो अपनी भावनाओं का व्यक्त करने का एक माध्यम बनता है।
जिसके कारण एक लेखक अपने बातों को दूसरों के सामने प्रकट ना कर पाए, हिचकिचाए, लेकिन वो डायरी में लिखने में सक्षम बन पाता है, उसे समर्थ मिल पाता है और अपने जीने की अवस्था में उसे आशा मिल जाती है और अपनी उन भावनाओं से वो मुक्त होने का भी रास्ता ढूँढ लेता है। डायरी जो है अपने वर्तमान स्थिति में अगर आज के टाइम पे देखा जाए, व्यक्ति को अपने भावनाओं और अपने बातों को प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण ज़रिया है, जिसके माध्यम से हम अपने बोल सकते हैं कि अपने भावनाओं को समझने के लिए, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम दूसरे के सामने आज हम अपनी बातों को नहीं रख पाते, अपनी भावनाओं को नहीं रख पाते, लेकिन हम डायरी के माध्यम से हम अपने बात, अपने तर्क-वितर्क, अपने जीवन के प्रतिदिन उन दस्तावेज़ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम अपने सगे-संबंधी से बोलने से भी हिचकिचाते हैं। तो वो हमारी डायरी की विशेषता कहलाती है। डायरी की विशेषता की बात की जाए तो व्यक्ति को हमें समर्थ बनाता है, व्यक्ति को सक्षम बनाता है, जिसके तहत व्यक्ति अपने अंतर आत्मा से जो उसका अकेलापन है, उस अकेलापन को दूर करने का सहारा बनता है। अकेलापन के रूप में वो एक व्यक्ति की मित्रता के रूप में उसका साथ देता है, उसका साथ निभाता है। तो ये इसकी विशेषता कहलाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 7.7 भाषा शैली। देखो वैसे तो जो आपका देखा जाता है डायरी कई उद्देश्यों के रूप में लिए व्यवस्थित है। तो प्रेरित रूप में देखा जाए तो डायरी है वो आपका देखने को मिलता है कि डायरी के रूप में जाना जाता है। डायरी जो है डायरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है? जिसके तहत आपका बोल सकते हैं कि जो डायरी है, वो अपने जीवन का एक ऐसे साहित्य के रूप में, रचनाकार के रूप में इसकी जो शैलियाँ हैं, सरल तथा बोल सकते हो मार्मिक तथा सहज अवस्था में लिखा जाता है। क्योंकि कि जो डायरी होता है, ज़रूरी नहीं होता कि हम लिखने वाला ही व्यक्ति पढ़े अपने भाषा में। डायरी जो होता है, पर्टिकुलर हर एक व्यक्ति पढ़ पाता है, जिसके रूप में उसकी जो डायरी है, किसी व्यक्ति को मिल जाती है। ठीक है? तो डायरी को हम प्रतिदिन अवस्था के रूप में जो लिखते हैं, वो हमारे जीवन की उन भाषाओं के रूप में लिखा रहता है जिससे हम प्रति अवस्थित रूप में बोलते हैं। अब मान लो कि आप लोग डायरी लिखोगे, भाई वही लिखोगे ना जो आप लोग डेली लाइफ में बोलने वाले भाषा यूज़ कर रहे हो। तो जो डायरी होता है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया और सरणात्मक व्यवस्था और सरल अवस्था में लिखने का एक प्रस्तुतिकरण के रूप में, एक साहित्य के रूप में जाना जाता है। जिस तरीके से मोहन राकेश ने भी अपनी डायरी के रूप में अपने जीवन की घटनाओं और अपने अकेलेपन को दूर करने की अपने व्यवस्थित रूप में लिखने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने आप का अकेलापन दूर करने का प्रयास किया। तो वो हमारा एक डायरी की भाषा शैली है, जिसके तहत समाज में जो भाषा बोली जाती है, समाज में जो सरल भाषा का यूज़ होता है, पर्टिकुलर उसी भाषा का हम प्रयोग करते हुए ज़्यादातर अपनी डायरी की शैली को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है? और डायरी की जो शैली होती है, भावनात्मक शैली होती है, विश्लेषणात्मक शैली होती है, ठीक है? और उसके बाद वो रचनात्मक शैली भी होती है। क्योंकि देखो भावनात्मक यानी कि जो लिखने वाला व्यक्ति होता है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, इसलिए भावनात्मक शैली होता है। रचनात्मक शैली क्या है? भाई कई जने होते हैं डायरी लिखते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई मैं भविष्य में ये बन जाऊँगा, मैं भविष्य में वो बनना है मुझे, तो वो रचना कर रहे हैं ना, वो रचनात्मक शैली हो गया। समझ में आ गया? अब उसके बाद हमारा आ जाता है 7.8 सारांश। देखो सारांश होता है हमारे चैप्टर का अंश, ठीक है? जैसे कि आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा कि पूरे साइंस के चैप्टर के बाद एक जो है बुक बुक में आपका चैप्टर के बाद एंड ऑफ द चैप्टर आपका ब्लू बॉक्स में आपका एक समरी नाम का टॉपिक होता था। उस टॉपिक को ही हम सारांश बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं सारांश, जिसे हम कॉन्क्लूज़न के रूप में जानते हैं। तो इस चैप्टर में आपने क्या-क्या पढ़ा, उस बात का पूरा निचोड़ होता है कि आपने क्या-क्या बातें पढ़ी, क्या-क्या भावनाएँ पढ़ी, तो वो हमारा सारांश कहलाता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 जो कि कंप्लीट होता है मोहन राकेश की डायरी। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। आप उन लिंक्स पे जाके उस चैप्टर को विज़िट कर लीजिए, क्यों? क्योंकि उस चैप्टर को देखना ज़रूरी है। उस चैप्टर को देखने के बाद ही इस चैप्टर को और अच्छे से क्लियर तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।